नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं नेहा हबीब। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज यूपी के रायबरेली दौरे पर हैं और रेलवे निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। हालांकि कर्मचारियों से भी मुलाकात की। इससे पहले वे सदर विधायक अदिति सिंह से मुलाकात की। तो वहीं आपको बता दें कि पिछले दिनों अदिति सिंह के पिता और लंबे वक्त से बीमार चल रहे विधायक रहे अखिलेश सिंह का निधन हो गया था। प्रियंका गांधी आज अदिति सिंह के आवास पर पहुंचकर सांत्वना दी। इसके बाद वे रेलवे चौक फैक्ट्री पहुंचेगी और रेलवे के निजीकरण का विरोध कर रहे कर्मचारियों के साथ मुलाकात की। यहां से वे सीधे लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगी, जहां से वे फ्लाइट से दिल्ली पहुंचेंगी। प्रियंका गांधी आज कर्मचारियों के साथ शामिल है। हालांकि रेलवे निजीकरण को लेकर यह मुद्दा गरमाया हुआ है, जहां पर कर्मचारियों के साथ उनकी बात को जानने के लिए, उस हकीकत को जानने के लिए जमीन पर उतरी हैं प्रियंका गांधी। रायबरेली दौरे पर है प्रियंका गांधी। आपको बता दें कि रेलवे निजीकरण का विरोध कर रहे कर्मचारियों से मुलाकात की है। इससे पहले वे सदर विधायक अदिति सिंह से भी मुलाकात की थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, सिराज अहमद। सिराज, प्रियंका गांधी अभी रेलवे कर्मचारियों के साथ धरना प्रदर्शन में शामिल है, क्या कुछ जानकारी है? जी नेहा, मैं आपको बता दूं कि आज सुबह 9:30 बजे के आसपास प्रियंका गांधी रायबरेली के दौरे पर आई हुई हैं और जहां पर उन्होंने अखिलेश सिंह जो यहाँ के पूर्व विधायक थे और कांग्रेस के काफी करीबी माने जाते थे, उनके परिवार से मिली हैं और मिलने के बाद वो भुए में गेस्ट हाउस पहुंची थी, जहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की है। लेकिन अगर बात वहां पर धरने में शामिल होने की जाए तो हाँ, वो धरने में शामिल जरूर होंगी, लेकिन अभी वो रेल कोच पहुंची नहीं है। सरकार रेलवे को लेकर छटनी कर रही है, कितने बेरोजगार बढ़ेंगे? और भी अगर बात रायबरेली से की जाए तो यहाँ पर कम से कम 2 लाख वर्कर ऐसे हैं जो लगातार निगमीकरण को लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार 1 महीने से देखा जा रहा है कि वो डेली ही निगमीकरण के विरोध में शाम को 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक डेली वो प्रदर्शन भी करते हैं। और अगर निगमीकरण के हाथों में अगर ये मामला जा रहा है और अगर निगमीकरण हो रहा है तो कहीं ना कहीं रायबरेली के जो ये वर्कर हैं, जो 2 लाख वर्कर रायबरेली के केवल हैं, अगर निगमीकरण होता है तो ये पूरी तरह से बेरोजगार हो जाएंगे, जिसको लेकर के वो यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या सिराज, प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों का कोई हाल समाचार जानने के लिए आ रहे हैं? क्या सरकार कुछ कह रही है उनके लिए? राज्य सरकार का कुछ अहम रोल है इसमें? जी बिल्कुल, राज्य सरकार को तो इस मामले को संज्ञान में लेकर के रेल कोच कर्मचारियों की बात को सुनना चाहिए था, लेकिन अभी तक ऐसा कोई मामला नहीं आया है कि रेल कोच में, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि आज रायबरेली के दौरे पर हैं, उन्हें उन पीड़ित लोगों से मिलना चाहिए था, उन कर्मचारियों से बात करनी चाहिए थी, लेकिन वो वहां पर नहीं पहुंचे और वो आए यहाँ पर दौरा करके इसके बाद यहाँ से वो चले भी जाएंगे, लेकिन वहां नहीं जाएंगे। हालांकि यहाँ पर प्रियंका गांधी आई हुई है, जो उनकी माँ का, जो यहाँ से सोनिया गांधी सांसद है, उनकी माँ है, उनकी माँ का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है रेल कोच, और उसी निगमीकरण के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों से ये मुलाकात करने के लिए प्रियंका गांधी वहां पहुंचेंगी थोड़ी देर में भी। जी सिराज, यूपी के आसपास भी क्या ऐसी हालात है? क्योंकि इससे पहले कोटा का जो नजारा देखा, वहां भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। बेरोजगारी की वजह से लोग डरे हुए हैं कि आने वाले वक्त में हमारा क्या होगा अगर इस तरह का फैसला हो जाएगा तो। जी बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है नेहा। अगर बात की जाए कि अगर इस तरह के जो मामले निकल करके सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं निगमीकरण का जो ये अहम रोल निकल करके आ रहा है कि सरकार जो संपत्तियां हैं उनको निगमीकरण कर रही है, उनको निजी हाथों में सौंप रही है, तो इससे बेरोजगारी बढ़नी है। क्योंकि अगर सरकार चाहती तो वो निगमीकरण न करके अपने पक्ष में रखती है और वहाँ यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो बेरोजगार न होते, लेकिन जो ये निगमीकरण का मामला आ रहा है, इससे जो है लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं। सिराज, सरकार सत्ता में आते ही 2 करोड़ नौकरी देने का वादा कर रही थी और आने के बाद छटनी शुरू कर दिया, ये उलट ऐसे कैसे हो गया? जी, अगर बात की जाए कि 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा सरकार ने किया था, ये बिल्कुल सही है, लेकिन अगर जहां पर देखा जाए कि ये निगमीकरण किया जा रहा है और भी कई ऐसे मामले हैं, लोग नौकरियों के लिए तो कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। ये देखा जा रहा है कि भारत के अंदर जो है नौकरियां गायब हो रही हैं, जिस तरह से यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ रही है, कहीं ना कहीं ये सरकार पर बड़ा सवाल है। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए सिराज आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने पूरी जानकारी दी, किस तरीके से हालात है रोजगार को लेकर, लोग परेशान हो रहे हैं, बेरोजगार
हालांकि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुई हिंसा के शिकार इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की पत्नी अपनी जान को खतरा बता रही हैं। उन्होंने अपनी और अपने 2 बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त किया है। पिछले साल बुलंदशहर हिंसा के 7 आरोपियों के जमानत पर बाहर आने के कुछ घंटों के बाद ही रजनी सिंह ने यूपी पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि पुलिस ने अपना काम ठीक से नहीं किया। मेरे पति के हत्यारों को इतने कम समय में जमानत दी जाती है। पिछले साल दिसंबर में गोकशी के आरोपी में बुलंदशहर में हिंसा भड़क गई थी। इस हिंसा में इंस्पेक्टर सुबोध सिंह और एक युवक की मौत हो गई थी। सुबोध सिंह बुलंदशहर के सियाना इलाके में तैनात थे। इधर 7 आरोपियों के जमानत पर बाहर आने के बाद उनका भव्य स्वागत किया गया है। इस बारे में जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा कि तिल का तार न बनाए इस बात को। 14 दिन पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत पाने वाले 7 लोगों को शनिवार रात बुलंदशहर जिला जेल से रिहा कर दिया गया। समर्थकों की भीड़ द्वारा उन्हें भारत माता की जय और वंदे मातरम जैसे नारों के साथ स्वागत किया गया है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के सदस्य शिखर अग्रवाल और एक सैन्यकर्मी जितेंद्र मलिक जमानत पर रिहा किए गए 7 अभियुक्तों में से एक थे। बाद में समर्थकों ने आरोपियों के सम्मान में एक वेलकम पार्टी का भी आयोजन किया। बता दें कि रविवार को सोशल मीडिया पर इस पार्टी और भव्य आयोजन का वीडियो वायरल हुआ। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो को देखने के बाद रजनी ने कहा कि वह हैरान है। उन्होंने कहा कि यह सब देखने के बाद अब मुझे अपने और अपने बच्चों के जीवन का डर है। हम सरकार से उनकी जमानत के खिलाफ अपील करने का अनुरोध करेंगे। इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर खबर दोपहर में आपका स्वागत है। लखनऊ दिल्ली नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा हो गया है। अनियंत्रित हुए ट्रक ने टेम्पो के पीछे से टक्कर मार दी। उसके बाद पास से गुजर रही पिकअप पर पलट गया। हादसे में 16 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 5 लोग जख्मी हो गए हैं। मरने वालों में 3 बच्चे व एक महिला भी शामिल है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर शोक व्यक्त किया है। साथ ही डीएम को मृतकों के परिजनों को तत्काल राहत धनराशि और घायलों को समुचित इलाज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मंगलवार सुबह लगभग 10 बजे सीतापुर की ओर से पान मसाला लेकर आ रहा ट्रक रोजा थाना क्षेत्र में जम्मू का दोराहे के पास अचानक अनियंत्रित हो गया। ट्रक ने आगे चल रहे टेम्पो को पीछे से टक्कर मार दी। इसके बाद ट्रक पास में गुजर रही पिकअप पर पलट गया। हादसे में 3 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। वहां से गुजर रहे लोगों ने वाहनों में फंसे लोगों को निकलना शुरू कर दिया। फिलहाल पुलिस भी पहुंच चुकी है। घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया गया है, जहां डॉक्टर ने 16 को मृत घोषित कर दिया है, जबकि 5 का इलाज शुरू कर दिया गया है। हादसे के बाद हाईवे पर लोगों ने जाम लगाने की कोशिश की, लेकिन डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने एसपी डॉक्टर एस चिनप्पा ने पहुंचकर स्थिति को संभाल लिया है। दोनों अधिकारी जिला अस्पताल पहुंचे हैं, जहां हादसे में घायल हुए टेम्पो चालक अनीस से पूछताछ की। अनीस ने उन्हें पूरा घटनाक्रम बताया। बता दें कि टेम्पो चालक से पूछताछ की है। उसकी बातचीत से लग रहा है कि ट्रक का स्टीयरिंग फेल हुआ था, जिससे वह अनियंत्रित हो गया और टेम्पो में टक्कर मारने के बाद पिकअप पलट गया। मरने वालों की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। घायलों का बेहतर इलाज कराया जाएगा। जो भी संभव हो मदद की जाएगी। के जो एक्सीडेंट हुआ है इसमें 16 मृतक हैं, जिनमें से 5 इसके अलावा घायल हैं। घायल यहाँ पर भर्ती हैं ट्रामा सेंटर में इमरजेंसी में। घायलों से मैं मिलकर आ रहा हूँ। उनकी हालत अभी खतरे से बाहर बताई जा रही है। बातचीत कर रहे हैं। एक बच्चा है 10-12 साल के आसपास का, एक टैक्सी का जो चालक है वो है, और एक महिला है, और बाकी लोग पुरुष हैं। 2 लोगों को हेड इंजरी है, लेकिन अभी वो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। फिर भी डॉक्टर्स को कहा है कि इनका एक्सरे इत्यादि करा के प्राथमिक चिकित्सा देकर यदि आवश्यक हो तो उनको तुरंत बरेली या जो भी समुचित अस्पताल है, हायर अस्पताल, वहाँ पर इसको रेफ़र कर दिया जाए। तो फिलहाल डॉक्टर्स ने बताया है कि वो खतरे से बाहर हैं, लेकिन 2 लोगों को इन्होंने फर्दर जांच उसकी की जा रही है। जहाँ तक कैजुअल्टीज़ का प्रश्न है, 16 कैजुअल्टीज़ अभी तक रिपोर्टेड हैं। उनकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है और पोस्टमार्टम इत्यादि कराने के लिए
चिकित्सकों की टीम गठित कर दी गई है सीएमओ साहब की ओर से। कोशिश ये की जाएगी कि शीघ्र से शीघ्र हम जो हमारे स्तर पे कार्रवाई है उसको पूर्ण कर दें ताकि उनके परिजनों को हम सौंप सकें। मुआवजे के लेकर कोई ऐलान है? अभी ये कहना बहुत जल्दी होगी क्योंकि घटना ही अभी 1 घंटा पहले की है, लेकिन जो भी आर्थिक सहायता है वो माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग अनुरोध करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, यहाँ से भेजेंगे और मुझे पूरी आशा है कि सरकार की ओर से अभी बहुत जल्दी उनके परिवार के लोग आ जाएं, वो पहचान कर लें, इसी की व्यवस्था की जा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं जो कि शाहजहांपुर से हैं। रोहित पांडे, सवाल ये है कि आज सड़क हादसे में 16 लोगों की मौत हो गई है, क्या कुछ जानकारी है? जी मैं आपको बताता चलूं, ये मामला थाना रौजा का है जहां पर नेशनल हाईवे दिल्ली लखनऊ पे ये हादसा हुआ। ये हादसा उस वक्त हुआ जब एक टेम्पू ट्रक के पास से गुजर रहा था और स्टीयरिंग फेल होने की वजह से ट्रक टेम्पू पे पलट गया और पास में टाटा मैजिक थी, टाटा मैजिक भी इसकी चपेट में आ गई, जिससे कि 17 लोग, अभी तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है और वहीं 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। जैसे कि पहले 6 लोग गंभीर रूप से घायल थे, उसमें से भी एक की अभी मौत हो गई है। अब ये आंकड़ा 17 पहुंच गया है, 17 लोग इसमें मौत हो चुकी है। जी, क्या आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं? हालात इतनी बुरी है अभी? जी कुछ 2 लोगों की हालत और भी गंभीर है, तो अभी कहा कुछ भी नहीं जा सकता। हो सकता है आंकड़े बढ़ जाएं या यहीं पे ना स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर एसपी नप्पा और इंद्र विक्रम सिंह जो जिलाधिकारी हैं वो लोग मौके पर मौजूद थे और बरेली से कमिश्नर भी यहाँ आ चुके हैं और अच्छी से अच्छी सुविधा देने के लिए कह रहे हैं और कह रहे हैं कि अच्छी से अच्छी जी 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 रोहित, जो घायल अभी मतलब हॉस्पिटल में एडमिट है, जो क्या स्थिति है उनकी? जी मैं आपको बताता चलूं, 17 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, उनका इलाज किया जा रहा है और वहीं जिलाधिकारी ने कहा है कि अगर कहीं जरूरत पड़ती है तो इन्हें बरेली और लखनऊ भी रेफर किया जाएगा। जिस तरीके से हालत देखी जाएगी, अगर कहीं सीरियस हालत ज्यादा होती है तो इन्हें लखनऊ और बरेली रेफर किया जाएगा। रोहित, क्या सरकार या वहां के नगर निगम जो भी हो, क्या इस पर लगाम नहीं लगा पा रहा है कि ट्रक इतनी तेज से चल रहा है जिसकी वजह से ये सड़क हादसे लगातार होते रहते हैं? जी कहीं ना कहीं नगर निगम और प्रशासन की लापरवाही तो साफ देखने को मिलती है। जैसे कि देखा जाए तो टेम्पू और मैजिक में इतने लोग होने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। 16 लोग और 22 लोग, ये लोग इतने बैठे हुए थे। प्रशासन की कहीं ना कहीं लापरवाही बड़ी देखने को मिल रही है। जैसे कि आरटीओ देखा जाए और जिला प्रशासन देखा जाए तो इसमें जब हादसा बड़ा हो जाता है तो लोग दौड़ के आते हैं और कहते हैं सारी मदद की जाएगी और कार्रवाई करने की बात भी करते हैं। वहीं पहले कोई सचेत नहीं होता है कि इतने ज्यादा लोग क्यों टेम्पू में भरे हुए थे, जिससे कि ये हादसा हो गया है। जी, तो क्या आरटीओ की तरफ से कोई दिशा निर्देश दिया गया या फिर ऐसे छोड़ दिया गया इसे? नहीं, अभी तो ऐसे ही छोड़ दिया गया है। जिलाधिकारी का कहना है कि इसमें देखा जाएगा किस तरीके से क्या लापरवाही बरती गई है और कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन महज मेरे हिसाब से तो कार्रवाई की बात होती है। अगर ये पहले से इस चीज को देखा जाए और कार्रवाई की जाए तो ये ऐसे हादसे नहीं हो जो आज हुए हैं, जिससे कि मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान में लिया है। जी। देखा जा रहा है कि सीएम योगी ने अपना भाव वक्त किया और कहा है कि हम उनके साथ हैं, घायलों के साथ हैं और मुआवजा देने का भी ऐलान किया है। क्या सिर्फ मुआवजा दे देने से ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं? जी मैं आपको बताता चलूं, इसमें शाहजहांपुर के 6 लोग हैं, जिसमें 3 सगे भाई भी हैं और एक ससुर है, समधी है, जिनकी इस हादसे में मौत हुई है। वहीं देखा जाए तो जैसे कि मुआवजे की बात मुख्यमंत्री ने की है और जिला प्रशासन भी कह रहा है कि जो रोड एक्सीडेंट होता है वो मुआवजा मिलेगा। अतिरिक्त 25,000 रुपए अलग से दिलाने के लिए भी कहा गया है। यहाँ से जो जिलाध्यक्ष है राकेश अनावे जी, उनका कहना है कि अलग से 25,000 रुपए भी दिए जाएंगे। लेकिन महज मुआवजे की बात होती है, अगर लापरवाही कहीं ना बरती जाए तो इस तरीके के बड़े हादसे जो शाहजहांपुर में आए दिन होते रहते हैं, रोज 1-2 एक्सीडेंट में लोग मारे जाते हैं। इससे पहले भी जलालाबाद में 13 लोग एक हादसे में मरे थे और आज वही संख्या 17 पहुंची हुई है। 17 लोग इस हादसे में मरे हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हादसा है। इस पे प्रशासन को लगाम लगाने की जरूरत है। जो ऑटो वाले लोग हैं, जो टाटा मैजिक वाले लोग हैं, जो बस हैं, जो ओवरलोड होकर चलते हैं और कहीं ना कहीं इस हादसे का शिकार होते हैं। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए रोहित पांडे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने पूरी जानकारी दी, आपको इस खबर को दिखाया कि अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर खबर दोपहर में आपका स्वागत है। आयकर विभाग ने गुरुग्राम स्थित 150 करोड़ रुपए के होटल को बेनामी संपत्ति के तहत जब्त कर लिया है। जांच में पता चला है कि यह बेनामी संपत्ति हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल के बेटे और कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई और चंदर मोहन का है। आयकर विभाग ने यह कार्रवाई बेनामी संपत्ति लेन देन अधिनियम यानी 1988 की धारा 24(3) के तहत की है। आयकर विभाग की बेनामी निषेध इकाई ने यह कार्रवाई की है। आयकर विभाग द्वारा जब्त की गई संपत्ति का स्वामित्व ब्राइट स्टार होटल प्राइवेट लिमिटेड
के नाम पर है, जिसमें 34 शेयर अन्य कंपनी के नाम भी शामिल है। हालांकि जो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में रजिस्टर्ड है, यह कंपनी संयुक्त अरब अमीरात से संचालित होती है। आयकर विभाग ने यह कार्रवाई जुलाई 2019 में कंपनी से जुड़ी जांच में सबूत के आधार पर की है। फतेहाबाद के खेमाखाती चौक पर एक वैन में सिलेंडर फटने से आग लग गई। आग से पूरा वैन बुरी तरह जलकर खाक हो गया है। सिलेंडर भरने वाला शख्स भी बुरी तरह जल चुका है, जिसे इलाज के लिए तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी गई थी, लेकिन जब तक दमकल की गाड़ी पहुंचती आग पर अपना काबू कर चुका था। बताया जा रहा है कि अवैध तौर पर यहां सिलेंडर भरने का काम चल रहा था और अगर सिलेंडर फट जाता तो इससे बड़े नुकसान का अनुमान भी था। मामला सर ये था कि अपने गुलशन बेकरी के पास हमारे पास कॉल आया 8:38 पे कि किसी वैन में आग लगी हुई है। हम गाड़ी लेके मौके पे पहुंचे। वहाँ पर क्या था, देखने में आया कि कोई सिलेंडर उसके अंदर ट्रांसफ़र कर रहे थे, तो उसमें एक आदमी झुलस गया और गाड़ी पूरी तरह से। पंजाब के मुकेरिया से कांग्रेस के मौजूदा विधायक रजनीश कुमार बब्बी का आज सुबह पीजीआई में इलाज के दौरान निधन हो गया है। 59 वर्षीय बब्बी कुछ समय से कैंसर की बीमारी से ग्रस्त चल रहे थे। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 3:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन पर पंजाब कांग्रेस ने दुख प्रकट करते हुए विधानसभा में छुट्टी का ऐलान किया है। बता दें कि रजनीश बब्बी के पिता स्व केवल कृष्ण कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में से शामिल थे और वे मंत्री भी रह चुके थे। खुद बब्बी 2 बार मुकेरिया से विधायक भी रहे हैं। 2012 में वो टिकट न मिलने पर आजाद उम्मीदवार खड़े होकर जीत गए थे और 2017 में कांग्रेस की टिकट पर जीते थे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को प्रेस वार्ता कर दिल्ली वासियों को फिर एक बड़ा तोहफा दिया। उन्होंने पानी के पुराने बिल माफ कर दिए हैं। दिल्ली सचिवालय में आयोजित प्रेस वार्ता में केजरीवाल ने कहा कि 2015 में जब हम लोगों ने दिल्ली में सत्ता संभाली थी तो पानी का बुरा हाल था। पिछले 5 साल में हमने कई सुधार किए हैं। 58% क्षेत्रों में पानी की पाइपलाइन बिछी थी, हमने 93% एरिया में पाइपलाइन बिछा दी है। दिल्ली में 1200 MGD की जरूरत है, आज 940 MGD पानी की आपूर्ति हुई है। अभी भी पानी की कमी है, लेकिन दिल्ली को टैंकर माफिया से निजात मिल गई है। अब किसी विधायक के टैंकर नहीं चलते हैं। 900 MGD पानी से 600 MGD पानी पहुंचा दिया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पंकज वानखेड़े जुड़ चुके हैं। पंकज, 13 लाख लोगों को पानी की सुविधा जो दी गई उसका बिल माफ किया जाएगा। केजरीवाल सरकार का एक बड़ा तोहफा है। बहुत बड़ा तोहफा है नेहा। अगर आप पिछली कई सालों देखो, लगातार जिस तरह बिजली के बिल और पानी के बिल पे माफियां चल रही थी, माफ कर रही थी गवर्नमेंट, उसी दौर में एक और ये है कि जो पुराने बकाया बिल है उस पर माफी कर दी गई है और कुछ कैटेगरीज बनाई गई है, जिसमें E, F, G, H कैटेगरी जो BPL समझ लीजिए गरीब तबके के लोग हैं उस कैटेगरी में आते हैं, इसमें 100% बिल माफ होगा उनका। और जो A, F, B कैटेगरी में आते हैं उनका 25% और जो C कैटेगरी में आते हैं उनका 50% बिल माफ होगा। कुल मिलाकर अगर बात करें गवर्नमेंट को इसका फायदा क्या होगा, गवर्नमेंट का फायदा इसमें यह है नेहा कि जो पिछली बार जो लगातार जो बिल भर नहीं रहते वो राशि अगर वो आ जाती है, जो माफ करने के बाद जो 25% और 50% माफ करने में जो पैसा बचता है, जो वो वापस बिल पे कर देते हैं, तो 600 करोड़ की आमदनी होगी दिल्ली सरकार को इससे, और करीबन 13.5 लाख लोग को फायदा मिलेगा इससे डायरेक्ट। जी नेहा, ये तमाम जानकारी के लिए पंकज आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पूरी जानकारी दी है। दिल्ली वासियों के लिए बड़ा तोहफा सरकार ने दिया है। हालांकि इसमें 13 लाख लोग ऐसे हैं जो लाभान्वित होंगे। लगातार 5 साल में केजरीवाल ने पानी को लेकर बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने पानी देने का काम किया है। हालांकि जहां पर 1200 MGD चाहिए था पानी, अब वहां 900 तक पहुंच चुका है। आज उन्होंने प्रेस वार्ता कर पूरी जानकारी दिल्लीवासियों को दिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। भारत का प्रमुख न्यूज चैनल ANB न्यूज। अगर आप भी अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते हैं और खबरों को हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो तमाम खबरों को करें अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड और 7888 497
97879 पर करें व्हाट्सएप। साथ ही दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।